हेलो। हम लोग अब चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो में कॉम्पिटेंट होस्ट। कॉम्पिटेंट होस्ट क्या मतलब होता है? सक्षम होस्ट। सक्षम होस्ट का मतलब हो गया कि जैसे हम जिसमें क्या करना है, हमको डीएनए डालना है जिस कोशिका में, जिस कोशिका के अंदर हमको जो डीएनए इम्प्लांट करना है, वेक्टर को डालना है, उसी को कहते हैं कॉम्पिटेंट होस्ट। यानी ऐसी कोशिका जिसमें हमको क्या करना है, सारे जो वेक्टर की जो हमने बनाया था उसको इसमें डालना है, तो उसको कहते हैं कॉम्पिटेंट होस्ट। यहाँ देखिए लिखा गया है फार किसके लिए? ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांस में चर्चा हुई थी, ट्रांस में बदलना, ट्रांस में बदलना, फॉर्मेशन रूप से मतलब होता है यानी कि उसके जो चेंज करना है उसी को विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए। यानी जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमने वेक्टर को बनाया था, किसको बनाया था? वेक्टर को बनाया था, वो इसमें डाल करके उसको गुणों को चेंज करना होता है, इसलिए तो हम करते हैं ये काम। तो उसी को क्या कहते हैं? कॉम्पिटेंट होस्ट कहते हैं। तो कैसे हम उसमें जो फॉरेन जो जीन है, जो वेक्टर है, जो हमने बना लिया था, रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो बना लिया था, उसको कैसे किसी कोशिका में इंट्रोड्यूस करेंगे? क्योंकि जब कोशिका में जाएगा, कोशिका के अंदर जब जाएगा तभी तो जीन अपना सिम्टम दिखाएगा। कोशिका के अंदर नहीं गया तो उसका कोई सिम्टम दिखाई नहीं देगा। तो जीन हम कैसे उस कोशिका के अंदर, उस जीव के अंदर डालेंगे? तो वही उसी के विषय में हम लोग को इसमें चर्चा करना है। तो हो गया कॉम्पिटेंट यानी सक्षम होस्ट का निर्माण हम कैसे करेंगे। इसमें सबसे पहले अगर देखेंगे तो जो डीएनए होता है, डीएनए इज ए हाइड्रोफिलिक। डीएनए इज हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल। ठीक है। अब डीएनए जो होता है हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होता है। तो यहाँ अगर केमिस्ट्री याद होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। यहाँ देखिए हाइड्रो जहां भी यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है पानी। हाइड्रो का मतलब जहां भी यूज करते हैं, हाइड्रो का मतलब पानी, और फिलिक का दूसरा शब्द होता है लविंग, स्नेही। ठीक है। तो ये क्या होता है, जो डीएनए होता है वह जल रागी कहेंगे, जल रागी या जल स्नेही मॉलिक्यूल्स होता है। कैसा अणु होता है? हाइड्रोफिलिक। क्या होता है? हाइड्रोफिलिक यानी पानी के साथ आसानी से जुड़ जाता है, पानी के साथ आसानी से जुड़ जाता है। इसी के कारण यानी इस हाइड्रोफिलिक गुण के कारण यह जो होता है कैन नॉट पास, नहीं आर पार जा सकता है थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। क्लियर हो गया? ये नहीं जा, सेल मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर हो गया आपको कि क्या होता है? डीएनए जो होता है हाइड्रोफिलिक होता है, इसलिए वह अपने आप एक बाहर से यानी वेक्टर किसी भी जीवधारी के अंदर या किसी भी कोशिका के अंदर नहीं जा सकता। ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? फर्स्ट टू बी मेड, हमको बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? कॉम्पिटेंट, सक्षम, टू टेक अप डीएनए, आर कह सकते हैं टेक अप प्लाज्मिड्स। क्लियर हो गया आपको कि सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमको कॉम्पिटेंट सक्षम कोशिका का निर्माण करना पड़ेगा। ऐसी कोशिका, ऐसे होस्ट जिसमें हम क्या कर सकते हैं? डीएनए को उसके अंदर डालें, डीएनए डालें, फॉरेन डीएनए डालें या प्लाज्मिड डालें। प्लाज्मिड आप समझना, इसे हम लोग वेक्टर कहते हैं, तो उसको डालें। तो इसके लिए हमको ऐसी कोशिका का निर्माण करना पड़ेगा जो इसके लेने के लिए क्या हो जाए? सक्षम हो जाए। उसी को हम लोग कॉम्पिटेंट सेल कहते हैं। कॉम्पिटेंट सेल बनाने के लिए द सेल ट्रीटिंग
उपचारित करते हैं द सेल ट्रीटिंग विथ ए स्पेसिफिक कंसंट्रेशन, विशेष सांद्रता कंसंट्रेशन ऑफ ए डाइवैलेंट कैटायन डाइवैलेंट कैटायन ब्रैकेट में कह सकते हैं कैल्शियम या Ca पर +2 डाइवैलेंट कैटायन विच क्या करेगा इंक्रीजेज द efficiency with DNA enters the bacterium through the its cell wall. तो वापस हम लोगों ने क्या किया, कंपोनेंट सेल बनाते हैं। सबसे पहले क्या बनाएंगे, कंपोनेंट सेल बनाएंगे, सक्षम कोशिका बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले क्या दिया गया है, फॉर दिस, इसके लिए, किसके लिए, कंपोनेंट सेल बनाने के लिए, किसके लिए, कंपोनेंट सेल बनाने के लिए सेल ट्रीटिंग, कोशिका का क्या करते हैं, उपचार करते हैं। क्या करते हैं, उपचार करते हैं, ट्रीटिंग करते हैं, किससे, स्पेसिफिक कंसंट्रेशन, विशेष सांद्रता वाले क्या चीज, डाइवैलेंट। देखिए यहाँ डाई शब्द आ गया, डाई मतलब टू, वैलेंट मतलब संयोजी, दो संयोजी, क्या, टू संयोजी कैटायन यानी धनायन, दो संयोजी कैटायन यानी कि धनायन। जैसे आप कैल्शियम का Ca+2, यानी कि कंपेटेंट सेल बनाने के लिए हमको विशेष सांद्रता वाले कैल्शियम आयन से कोशिका को क्या करते हैं, उपचारित करते हैं। विच इंक्रीजेज, जो बढ़ा देता है, क्या बढ़ा देता है, इफिशियंसी, दक्षता, इफिशियंसी का मतलब दक्षता, विथ डीएनए की जो दक्षता है, किसकी दक्षता, इंट्रेंस की, कोशिका के अंदर जो डीएनए प्रवेश करता है उस प्रवेश करने की दक्षता को बढ़ा देता है। अब इसी को पूछ देगा किससे उपचारित करते हैं, डीएनए इंट्रेंस की क्षमता को बढ़ाने के लिए, तो कहेंगे डाइवैलेंट कंसंट्रेशन या कैल्शियम आयन की सांद्रता जब हम उपचारित करते हैं तो जो डीएनए इंट्रेंस की जो क्षमता होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बात समझ में आया, लिखा गया है विच इंक्रीजेज द इंट्रेंस। देखिए यहाँ बैक्टीरियम थ्रू इट्स सेल वॉल, बैक्टीरिया के अंदर किसके द्वारा, इसकी कोशिका भित्ति के द्वारा। बैक्टीरिया के बाहर जानते हैं आप कोशिका भित्ति पाई जाती है, क्या पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है। यही तो वो विशेष गुण है जिसकी वजह से बैक्टीरिया को बाल्टी में रखते हैं। बैक्टीरिया का अध्ययन आगे अगर आप हायर स्टडी में करेंगे तो बैक्टीरिया का अध्ययन बाल्टी में होता है, एनिमल में नहीं। जबकि बैक्टीरिया लोकोमोशन करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है, लेकिन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, कोशिका भित्ति होने की वजह से उसे किस में रख दिया गया, प्लांट में रखा गया है। तो किसके थ्रू बैक्टीरिया जाती है, सेल वॉल के थ्रू चली जाती है। यहाँ देखिए बैक्टीरियम और बैक्टीरिया, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, एक है बैक्टीरिया और एक है बैक्टीरियम, ठीक है। बैक्टीरिया सिंगुलर नंबर और बैक्टीरियम प्लूरल नंबर। बात समझ में आया, जैसे मीडिया और मीडियम, याद होगा आपको, मीडिया एक माध्यम है और मीडियम बहुवचन प्लूरल, याद होगा आपको, रेडियाई और रेडियस, तो एक सिंगुलर है दूसरा प्लूरल है। तो बैक्टीरियम के सेल वॉल के द्वारा क्या करता है, ये इसके अंदर जाने की जो दक्षता होती है वह बढ़ जाती है। इससे उपचार किया गया आपने दो द्विसंयोजी कैल्शियम आयन के साथ क्या करते हैं, जब उपचारित करते हैं तो क्या करता है,
वो जो उसकी इफिशियंसी या दक्षता है वह बढ़ जाती है। आसानी से सेल वॉल के द्वारा ही जो प्लाज्मिक है वेक्टर है वो उसके अंदर पहुंच जाने में सक्षम हो जाता है। अब देखिए इसके बाद से यानी उपचारित करने के बाद से जो ये है उसके लिए 3 विधि अपनाई जाती है। उपचारित कर दिया गया, कॉम्पिटेंट सेल बन गया, अब उसके बाद डीएनए को उसके अंदर प्रवेश कराने के लिए विधि नंबर 1 ऐसे कर सकते हैं, नंबर 1 कर सकते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैन देन be forced into such cells by incubating the cell with recombinant DNA on ice बॉर्ड पे रखते हैं, followed by उसके बाद से प्लेसिंग रखते हैं, देन briefly at 42 डिग्री सेल्सियस इसको हीट शॉक कहते हैं, हीट शॉक हीट शॉक। देन putting back on ice. This enables the bacteria to take up the recombinant DNA। आपने लिखा रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैन फोर्स्ड, ठीक है, यानी बलपूर्वक उसके अंदर प्रवेश कराया जाएगा। कैन फोर्स्ड इनटू सच सेल, ऐसी कोशिका में जो हम लोगों ने कॉम्पिटेंट सेल्स बनाया था, उसमें बाय किसके द्वारा, इंक्यूबेशन प्रवेश कराते हैं। इंक्यूबेशन डालने से मतलब होता है द सेल विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यानी कि उस बैक्टीरिया को जिसके अंदर हमको क्या करना है, डीएनए डालना है, उस सेल को, बैक्टीरिया को, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए यानी वेक्टर को, रिकॉम्बिनेंट डीएनए यानी कि वेक्टर को ऑन आइस, बर्फ पर, किस पर रखते हैं, बर्फ पर, बैक्टीरिया को भी और प्लाज्मिड को भी जो रिकॉम्बिनेंट है, प्लाज्मिड को बर्फ में रखते हैं, और उसके बाद से फॉलोड बाय, उसके बाद से क्या करते हैं, प्लेसिंग रखते हैं, ब्रीफली कुछ समय के लिए, ब्रीफली एट 42 डिग्री सेल्सियस, कितने डिग्री पे, 42 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं। इसी को हीट शॉक कहते हैं, शॉक का झटका देना होता है, तो हीट उपचारित भी कर सकते हैं, कितने देर के लिए, कुछ समय के लिए रखते हैं। और उसके बाद देन पुटिंग बैक ऑन आइस, पुनः हम क्या करते हैं, 42 डिग्री कुछ समय तक रखते हैं, और रखने के बाद पुनः हम क्या करते हैं, उसको बर्फ पे रख देते हैं, किसको, बैक्टीरिया और रिकॉम्बिनेंट डीएनए को। बात समझ में है,
इसके वजह से इनेबल योग्य समर्थवान हो जाता है बैक्टीरिया टू टेक अप द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और इसके बाद से क्या होता है, बैक्टीरिया समर्थवान हो जाती है, उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को उसके अंदर चला जाता है। तो ये पहला मेथड था क्या करने के लिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को उसके शरीर के अंदर डालने के लिए। तो आपने क्या देखा, आपने यही देखा कि जो जिस बैक्टीरिया को हमने उपचारित किया था कैल्शियम +2 आयन से, उस बैक्टीरिया को और उसके बाद से क्या किया था, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, बैक्टीरिया प्लस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आपने बर्फ पे रखा था। बर्फ पे रखा था, बर्फ पे रखने के बाद कुछ समय तक के लिए आपने उन दोनों को 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रखा। 42 डिग्री टेम्परेचर रखने के बाद पुनः कुछ समय के पश्चात उन्हें आपने बर्फ पे रखा। क्लियर। तो बर्फ पे जब रखा तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए थे वह उसके सेल वॉल के द्वारा उसके अंदर चले गए। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट मेथड था। क्या था, पहली विधि थी हमको रिकॉम्बिनेंट डीएनए उस बैक्टीरिया के अंदर यानी कि कॉम्पिटेंट होस्ट के अंदर प्रवेश करने का। क्लियर हो गया आपको। दूसरा मेथड, सेकेंड मेथड है, इसमें कह सकते हैं बाय माइक्रो इंजेक्शन। बाय माइक्रो इंजेक्शन, किसमें, बाय माइक्रो इंजेक्शन। ये हो गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज directly injected into the nucleus of animal cell. एनिमल सेल। ठीक है। आपने दूसरी मेथड लिखा कि बाय माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो याद रहे, जहां भी कहीं माइक्रो शब्द आए, जहां भी कहीं माइक्रो आए, माइक्रो मतलब सूक्ष्म, माइक्रो मतलब सूक्ष्म। ठीक है। तो माइक्रो इंजेक्शन का सहारा लेते हैं और रिकॉम्बिनेंट जो डीएनए मॉलिक्यूल रखे हैं वो माइक्रो इंजेक्शन में रख लेते हैं, भर लेते हैं और उसको क्या करते हैं, एनिमल सेल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल डायरेक्ट क्या क्या इंजेक्टेड माइक्रो इंजेक्शन की सहायता से उसमें उसके केंद्र में क्या कर दिया, कहां आपने डाला था, उसके न्यूक्लियस में। कहां, न्यूक्लियस में, एनिमल सेल के न्यूक्लियस में। क्योंकि आप जानते हैं एनिमल सेल में क्या होता है, सेल वॉल नहीं पाई जाती है, तो उसके अंदर डायरेक्ट हम क्या करते हैं, पंचर करके माइक्रो इंजेक्शन डायरेक्ट उसके अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं और इंट्रोड्यूस करने के बाद उसको पुश कर देते हैं और जिसके वजह से जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए था, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वह क्या होगा, उसके अंदर चला जाएगा। अब याद होगा आपको कि जो जीन वगैरह होते हैं, जो क्रोमोसोम वगैरह, क्रोमैटिन वगैरह होते हैं, सब कहां पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में। कहां पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में। यदि न्यूक्लियस में वो नहीं पहुंचा तो अपना काम धाम नहीं कर पाएगा। इट डज नॉट शो एनी टाइप ऑफ सिम्पटम व्हिच इज प्रेस्ड बाय यू। आपके द्वारा जो उसके अंदर डाला गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था, उसका कोई लक्षण नहीं दिखाई देगा साइटोप्लाज्म में होने के बाद। यदि वो कहां नहीं पहुंचा, न्यूक्लियस में नहीं पहुंचा तब। क्योंकि आप सभी जानते हैं जो न्यूक्लियस होता है वो कोशिका के सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है, यानी न्यूक्लियस कंट्रोल द ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल। सभी कोशिकाओं की क्रियाशीलता को नियंत्रित करता है। तो हम क्या कर रहे थे, उसमें माइक्रो इंजेक्शन की सहायता से अब डायरेक्ट क्या कर दिया गया, उसको इंट्रोड्यूस करेंगे किसमें, न्यूक्लियस में। और ये जो माइक्रो इंजेक्शन है वो किसके लिए काम करेगा, एनिमल सेल के लिए काम करेगा। किसके लिए काम करेगा, एनिमल सेल के लिए काम करेगा। इसके पहले वाले आपने लिखा था सेल वॉल था, यानी प्लांट सेल के लिए वो काम करेगा। क्लियर हो गया आपको। अब हम लोग चर्चा करेंगे तीसरी विधि। कौन विधि है ये, तीसरी विधि की चर्चा करेंगे। अब इसमें देखिए थर्ड मेथड हम लोग लेंगे
तीसरी विधि है, इसमें क्या कहते हैं, सेल्स आर बम्बार्डेड बौछार कराते हैं विथ हाई वेलोसिटी माइक्रो particles high velocity micro particles of gold or अथवा टंगस्टन coated with DNA in a method known as बायोलिस्टिक और अथवा जीन गन suitable for plant. ठीक है, ये कौन मेथड है, तीसरी विधि है। कौन विधि है, तीसरी विधि है। क्या करने के लिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कोशिका के अंदर पहुंचाने की। क्या करने के लिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कोशिका के अंदर पहुंचाने की। इस विधि में क्या करते हैं, जो कोशिका होती है, जो सेल्स होती है, आर बम्बार्डेड, उस पे बौछार कराते हैं। बम्बार्डेड मतलब बौछार कराना, बम्बार्डेड करते हैं, बौछार कराते हैं। किससे, आप हाई वेलोसिटी, उच्च वेग वाले माइक्रो पार्टिकल्स, छोटे छोटे कण, उच्च वेग वाले माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड, ठीक है, गोल्ड के या टंगस्टन के माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं, कोटेड विद डीएनए, यानी कि उसके अंदर डीएनए होता है और उसके ऊपर ये क्या होते हैं, कोटेड होते हैं। बात समझ में, कोटेड माने आवरण चढ़ा होता है, डीएनए उसके अंदर है, और या तो उसका गोल्ड से कोट किया गया है या टंगस्टन से कोट किया गया है। और इस मेथड में क्या करते हैं, इसको एक नाम दिया गया है बायोलिस्टिक्स। अब ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि बायोलिस्टिक मेथड में क्या करते हैं, तो कहेंगे सेल्स आर बम्बार्डेड, सेल्स क्या करते हैं, बौछारित कराते हैं, किससे, गोल्ड या टंगस्टन के डीएनए कोटेड से, उसको कस के बौछार कराते हैं, जिसकी वजह से वो क्या होता है, उसके अंदर चला जाता है। इस मेथड को बायोलिस्टिक्स मेथड कहते हैं, या उसको क्या करने के लिए, जीन गन का भी सहारा लेते हैं। जीन गन एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से छोटे छोटे डीएनए के जो पार्टिकल्स हैं, जो कोटेड रहते हैं, उनको ऐसे क्या कहते हैं, पिस्टन की तरह आएगा, उसमें प्रेस कर देंगे और फोर्स से उसके अंदर चला जाएगा। यदि आप किस 3 देखे होंगे तो वो दिखाता है, उसमें किस 3 था ना, आपसे वो वाला उसमें दिखाता है। ऐसे एक गन के साथ उसमें करते हैं, उसके सही में इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो जीन गन बच्चों के खिलौने की तरह से या पिस्टल की तरह से होने वाला उपकरण होता है, जिसमें वो जीन को रख लेते हैं और प्रेस कर देते हैं, उसके अंदर झटके से प्रवेश करा देता है। तो ये तीसरी विधि थी जीन गन के द्वारा हम जो उसके अंदर करते हैं। और लास्ट मेथड है, ये 4th मेथड हो जाएगा, यानी लास्ट मेथड है द लास्ट, ठीक है, मेथड यूज, इसमें क्या करते हैं, डिसहार्म, अहानिकारक पैथोजेंस vectors which are when allowed to the
infected cell transfer the recombinant DNA into the host. Recombinant DNA into the host. बात समझ में आया? अब ये देखिए तीसरी मेथड है, लास्ट मेथड। इसमें क्या करते हैं, डिस लगा दिया गया तो हानि रहित, डिस लगा दिया तो हानि रहित पैथोजन वेक्टर है, पैथोजन वेक्टर भाई समझिए प्लाज्मिड बना दिया गया, विच आर वेन अलाउड, तब हम जाने देते हैं जब सेल्स आर इन्फेक्टेड, कोशिका क्या होती है संक्रमित होती है, तो उसी के थ्रू उसके अंदर करा देते हैं। नहीं कह सकते हैं कि जो घाव वगैरह बना हो, कोई कोशिका कटी हुई हो, इन्फेक्टेड हो, उसी के साथ क्या करते हैं उसके अंदर उसके प्रवेश करा देते हैं, इन्फेक्टेड के थ्रू संक्रमित करा देते हैं, और फिर क्या होगा, वो जो प्लाज्मिड है उसके अंदर पहुंच जाता है। बात समझ में आया? यानी कि इसमें क्या करते हैं, पैथोजन का सहारा लेते हैं, जिसको हम ट्रीटेड कर देते हैं कि जो हानि नहीं करने वाला होता है, उसके थ्रू उसको क्या करते हैं, उसके शरीर के अंदर प्रवेश करा देते हैं। तो इस वीडियो में यानी कि इस सेशन में आपने देखा कि कैसे हम क्या करते हैं कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो हम लोग बनाए थे वह कैसे बैक्टीरिया कैसे कोशिका के अंदर प्रवेश कराते हैं। इसके लिए 4 मेथड हम लोगों ने पढ़ा था। क्लियर हो गया?